वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ था 3/2/1 हिंदी का पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और हाँ स्टूडेंट, आप ध्यान रखिए, जो आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक यहाँ पे क्या दिया गया था, बहुविकल्पी वस्तु प्रश्न पूछे गए थे किन चीजों को लेकर। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया था। ठीक है, तो चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, इस पे जानते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, बी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, नदियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, या देवी देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। तो राइट आंसर है बेटा भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये मनाया जाता है हमारा सूर्य षष्ठी व्रत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति का मीनिंग क्या है, आपसे ये पूछा गया है। उदय और अस्त होना एक दूसरे से जुड़े हैं, उदय होने के लिए अस्त होना जरूरी है, असफलता को भी सफलता से में महत्वपूर्ण योगदान होता है, सफलता का महत्व असफल व्यक्ति ही समझ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी, दैट इज असफलता का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट थर्ड, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों है, प्रकृति के लिए, लंबे जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, या प्रकाश के लिए? तो राइट आंसर है बेटा इसका सी है, निरोगी जीवन के लिए सूर्य के ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? क्या विश्वास था? तो देखो भाई, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो गद्यांश हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग बताना, अपनी सोच नहीं लगानी है ना। तो जो गद्यांश में दिया गया था उसके हिसाब से बताना आंसर। वैज्ञानिक कोरोना वायरस की औषधि ढूंढ लेंगे, ऐसा मानना था। सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना था। सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस अप्रभावित रहेगा, कोरोना वायरस धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, मानना था इस गद्यांश के अनुसार सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? क्या समझते हैं आप अक्षय ऊर्जा से? तो चलिए जानते हैं, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी नष्ट ना हो। तो राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, यही है बेटा राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, बाकी में नहीं जाएंगे, तो यही है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त, यहाँ पे ध्यान देना, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर देखिए। यानी दो हैं यहाँ पे, दो में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, क्या करना है? दो में से कोई एक करना। चलो, तो पहला क्या है भाई, यहाँ पे पद्यांश जो दिया हुआ है, समलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो इस तरह से दिया गया, इस पैराग्राफ के पद्यांश की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया है? मन को एकाग्र करने हेतु, शरीर को स्वस्थ रखने हेतु, मन को आसान्वित रखने हेतु, या ईश्वर के कारण शरण में जाने हेतु? तो देखिए बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मन को आसान्वित रखने हेतु, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। पथ आप प्रशस्त करो अपना, इसका क्या आशय, इसका मीनिंग क्या है ना? तो जीवन का मार्ग ईश्वर दिखाएं, जीवन का मार्ग माता पिता सुझाएं, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं, जीवन का मार्ग मित्र बताएं। तो राइट आंसर है बेटा सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। चलिए नेक्स्ट पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे, इस भाव को व्यक्त करने के वाली पंक्ति है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, या मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो राइट ऑप्शन है बेटा डी, मरणोत्तर गुंजित गान। चलिए, पद्यांश में किन चीजों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी माना गया है? यानी मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर रहा है तो मनुष्य ही दोषी है उसको, है ना? तो क्या चीजें हैं? प्रकृति से उपलब्ध सुविधाओं को, भाग्य से प्राप्त वरदानों को, मनोवांछित वस्तुओं को, अलभ्य परिश्रम से प्राप्त वस्तुओं को। तो राइट ऑप्शन है बेटा सी, मनोवांछित वस्तुओं को, है ना? तो आपने हो सकता है ना, अलग अलग जगहों पर इसके कुछ अलग अलग आंसर सुने हो। तो राइट आंसर है बेटा मनोवांछित वस्तुओं को। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यही राइट आंसर है इसका। चलिए, प्रभु ने तुमको करदान किए पंक्ति के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है? आलसी बने रहने के लिए, परिश्रम करने के लिए, भाग्य पर आश्रित रहने के लिए, चलने फिरने के लिए। कर का मतलब होता है बेटा आपके हाथों से। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? कर का मतलब होता है बेटा आपके हाथों से। तो क्यों दिए हैं? तो राइट आंसर है बी, परिश्रम करने के लिए। नेक्स्ट,
अथवा में जो पद्यांश दिया हुआ था, इतनी साधारण सी चीजें थी वह जिन्हें कभी भुला दिया गया था। चिड़िया के आकार की वह सीटी वहां थी जिसमें आधा पानी भरकर बजाओ तो बुलबुल की तरह बोलती थी। कॉलेज के दिनों में मैं पेड़ों के झुरमुट में छिपकर उसे बजाता था। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पे आपको गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जानते हैं अब क्या है इसका। ठीक है, इस तरह से कविता टाइप की दी हुई है, चलिए जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश, सॉरी पद्यांश दिया होता मतलब कविता दी हुई थी। प्रस्तुत पद्यांश किस प्रकार पर केंद्रित है, किस विषय पर केंद्रित है? तो बचपन पर है, स्मृतियों पर है, साधारण वस्तुओं पर है, इतिहास पर है। किस चीज पर है ये केंद्रित? तो आप बेटा जान लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किस चीज पर ये केंद्रित है। देखो इतनी सारी चीजें दी गई थी अथवा, तो ये है बेटा स्मृतियों पर। ठीक है, तो कहीं आपने किसी जगह पे आपने बचपन भी सुना होगा, लेकिन ये स्मृतियों पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर ये 100% सटीक आंसर। चलिए, वहां मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? वे सारी पुरानी और अनुपयोगी थी, उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, मतलब भुला दिया गया था। वे सही बेहद कम मूल्य की थी। तो क्या कारण रहा होगा उनका? तो जानिए बेटा इसका जो आंसर राइट आंसर है केबल खा। केबल खा मतलब ये उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, केवल यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये तो हो ही गया। चलिए तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में जो अंधेरा शब्द आया, अंधेरे से क्या आशय है, क्या मीनिंग है? निराशा से है, अन्याय से है, बुराई से है, किससे? रात से। तो राइट आंसर है बेटा निराशा। चलिए, रीजन असर्शन, कथन और कारण। ठीक है, तो देखो बेटा सीधे चलते हैं। वहां कुछ पुरानी घड़ियां थीं जिसमें समय अभी तक ठहरा हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या है देखिए, ये कहा गया है कि भाई ये रीजन हो गया, तो यानी ये चीज यहाँ पे सही है। घड़ियां चोरी हो गई थी, जी नहीं, घड़ियां चोरी नहीं हो गई थी, विस्मृत कर दी गई थी, भुला दिया गया था उनको। तो यहाँ पे ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, तो कौन सा है भाई? तो आई थिंक ए ऑप्शन इज ट्रू। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 5। घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ था क्योंकि, क्यों था भाई ठहरा हुआ? घड़ियों की बैटरी खराब हो गई थी क्या? समय रुक गया इसलिए? अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई थी। ठीक है, रुक चुकी थी स्मृतियां। तो ये सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है। घड़ियां चोरी होकर कवि के भावनात्मक दायरे से बाहर हो गई थी, जी नहीं। घड़ियां पुरानी है, बदलते वक्त में उनका महत्व है, उनका महत्व है। तो देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई थी या ठहरी हुई है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना, यानी मैचिंग द फॉलोइंग है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो देखो भाई, तो इसके बारे में जानते हैं भाई कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बेटा आ, अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? क्या ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो ये बेटा हो जाएगा इसका सेकंड वाला, दैट इज ये सरल वाक्य है। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई आ का जो है सेकंड वाला कहाँ पे, आ का सेकंड वाला 2 जगह है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ, यानी तो सी सही है या डी सही है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। तो क्या ये बात सही है? तो इसको हम मिलाएंगे। किस तरह का है भाई? संयुक्त वाक्य। ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। तो बी का दूसरे का आ जाएगा थर्ड, तो दूसरे का थर्ड कहाँ पे? तो यहाँ पे। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान का नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो क्या है भाई? कार्तिक आया। ठीक है, मिश्र वाक्य को पहचानना है और सही विकल्प को चुनना है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। दूसरा है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी थे जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। तीसरा, जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। और लास्ट है, अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। तो क्या है इसका राइट आंसर? जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा का भी सही है, खा भी सही है, गा भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है भाई? का, खा, गा वाला कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। वे दिल्ली में बीमार रहे और मुझे पता नहीं चला। इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो जान लीजिए बेटा, इसका जो सरल वाक्य होने वाला है वो है डी, दैट इज उनके दिल्ली में बीमार रहने का पता नहीं चला। चलिए नेक्स्ट 4th। वे अपने अभिन्न मित्र को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। इसका मिश्र वाक्य बनाइए, मिश्रित वाक्य आपको बनाना है एक। तो ठीक है, वे अपने अभिन्न मित्र को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। तो भाई देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखो
जो उनके अभिन्न मित्र थे उन्हें वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। बिल्कुल सही बात जा रही है, उनके अभिन्न मित्र को भी चिट्ठियां दिखाते थे, गलत है। तो राइट आंसर बेटा ए ही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल है और वह बहुत सुंदर है। रैम्स चैपल बहुत सुंदर है, जो कि मेरी जन्मभूमि है। बहुत सुंदर है रैम्स चैपल, मेरी जन्मभूमि है। मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल है, जो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो एक जैसे लगते हैं आपको ये वाक्य सारे के सारे। ठीक है, तो जानते हैं भाई इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बेटा ए, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल है और वह बहुत सुंदर है। नेक्स्ट फोर्थ है ना, फोर्थ ये है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में किन्हीं 4 यानी 5 में से कोई 4 आपको करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है भाई। पहला, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। कर्मवाच्य में इसको कन्वर्ट करना है एक तरह से, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी करवा रहा था। बाल गोविंद भगत ने अपने खेत में रोपनी की, यानी खुद से की उन्होंने। ठीक है, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। तो देखो भाई सारे ऑप्शन वैसे तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दें इसका क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई, क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? ध्यान देना है, उदाहरण नहीं है। बच्चों से किताब पढ़ी गई। ठीक है, दूसरा है राधिका से नहीं दौड़ा गया, मुझसे चला नहीं जाता, लड़कों से खूब सोया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड का ए, बच्चों से किताब पढ़ी गई। चलो चला जाए वाक्य का कर्तवाच्य होगा, क्या होगा? चलो चले, चलो चला गया, चलते हैं, चलो जाऊं। तो राइट आंसर है बेटा ए, चलो चले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छांट कर लिखिए। तुम वहां क्यों जाते हो? उनसे गीत गाया न गया, विपत्ति पड़ने पर उससे रोया नहीं जाता, विद्यार्थियों से दौड़ा नहीं जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, तुम वहां क्यों जाते हो। नेक्स्ट 5, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों से किन्हीं 4 के पद परिचय के लिए सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी, रेखांकित शब्द यानी ऊपर की ओर, अंश का पद परिचय दिए, यानी ये पद किस प्रकार का है। ठीक है, तो जानते हैं रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो बेटा देखिए खिड़की से ऊपर की ओर किसी पर्टिकुलर स्थान की ओर इशारा कर रहा है, तो आप समझिए स्थानवाचक है, मतलब या तो बी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं विशेष्य क्रिया क्या है भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या है विशेष्य क्रिया? क्या खिड़की है? देखना। भाई क्रिया खिड़की कैसे हो सकती है ना, तो यहाँ पे समझिए देखना। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो, दोनों वाक्यों के थोड़ा का सामान्य पद परिचय दीजिए, यानी एक तरह से आपको दोनों के क्या क्या अर्थ निकलने हैं वहां पे ये समझाना है आपको। ठीक है, तो बेटा राइट आंसर की बात करते तो हो जाएगा इसका डी, यानी पहला जो थोड़ा है वो अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है, जबकि दूसरा थोड़ा जो है वो अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण है। यहां पे डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका सेकंड का डी। चलिए नेक्स्ट, 2-3 बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए, रेखांकित जो अंश का पद परिचय होगा है ना, गए थे, इसका क्या होगा? तो भाई गए थे तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये भूतकाल में चला जाएगा, तो भूतकाल कहां पे? भूतकाल भूतकाल भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल हो नहीं सकता, गए थे आ गया क्योंकि, तो ए बी सी में से कोई सा सही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई। हाँ, 2-3 बार वे। ठीक है, तो इस तरह से इसने कहा है, तो देखिए बेटा जो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बेटा, ए अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है, कर्तवाच्य है, वे कर्ता का क्रिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कलकत्ता शहर बहुत सुंदर है, बेहद सुंदर है, रेखांकित शब्द का पद परिचय। कलकत्ता क्या है भाई? कलकत्ता जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है? तो राइट आंसर है बेटा बी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक है।
तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सावधान, तेज बारिश और आंधी की संभावना है। रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। सावधान कर रहा है आपको। चेतावनी सूचक, क्या समझ में आया बेटा? क्या ये चेतावनी सूचक है? बिल्कुल, सावधान हो जाइए, तेज बारिश हो सकती है ना, तो चेतावनी सूचक, तो बिल्कुल आसानी से आप टिक लगा देंगे सी। चलिए नेक्स्ट, 6th, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 5 में से 4 करने हैं। चलिए, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति धोर, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे श्लेष है, अतिशयोक्ति है, ठीक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण। तो राइट आंसर है बेटा क्या? अतिशयोक्ति। क्या है बेटा? अतिशयोक्ति। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, उठ रहा धुआं, जल गया ताल, धंस गए धरा में समय साल, क्या है इसका? ठीक है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो राइट आंसर है बेटा मानवीकरण अलंकार। चलिए नेक्स्ट, मानो माई घन घन अंतर मा दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है या मानवीकरण है? ठीक है, तो इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा? सी, उत्प्रेक्षा अलंकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधियारो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। ठीक है, तो 4th का राइट आंसर है बेटा ए, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है? ठीक है, जिन दिन देखे, तो क्या बताना आपको? उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताना है। जिन दिन देखे बेकुसुम गई सुबती बहार, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा सी, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 7, निम्नलिखित गद्यांश। तो एक गद्यांश दिया हुआ है, चलते ही मैं 2 एक बार कदम कोप से बच गई थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल आया है, कॉलेज आया है, कोप से बच गई थी, पिताजी भी आए हैं ना, तो ये कुछ दिया हुआ है इसमें। चलिए, कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आने पर लेखिका के पिता के क्रोध का कारण था। किस वजह से उनको क्रोध आ गया था? तो राइट आंसर है बेटा बी, लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका उनको लग रही थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेखिका पड़ोस की मित्र के यहां जाकर क्यों बैठ गई? मित्र के साथ गपशप करने चली गई थी भाई, परीक्षा की तैयारी करने चली गई, ग्रुप स्टडी करने गई थी, हाँ, कॉलेज का कार्य पूरा करने के लिए गई थी, पिता के कोप से बचने के लिए गई थी। तो वहां पे लेखिका पिता के कोप से, गुस्से से बचने के लिए चली गई थी। चलिए नेक्स्ट, गुबार निकल जाए तब बुलाना, पंक्ति का अर्थ है गुबार निकल जाए मतलब गुस्सा निकल जाए, मतलब क्या? हवा शांत हो जाए क्या? पिताजी के चले जाने पर बुलाना, क्रोध शांत होने पर बुलाना। तो राइट आंसर है सी, क्रोध शांत होने पर बुलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण था। क्या था? कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर था ए। ठीक है, नेक्स्ट 5th देखते हैं, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कैसे कोई रोक लगा सकता है भला? गद्यांश की यह पंक्ति संकेत करती है, किस ओर इशारा करती है? ठीक है, देश की तत्कालीन परिस्थितियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर, ठीक है, या किस बात पे निर्भर करती है भाई? ठीक है, और राजनीतिक परिस्थितियों पर, सामाजिक परिस्थितियों पर। तो राइट आंसर है बेटा सी। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों पर। किस पे करती थी? राजनीतिक परिस्थितियों पर इशारा करती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक, ठीक है, कैप्टन के विषय में, ठीक है, कि कैप्टन के विषय में हालदार साहब ने कौन सा अनुमान लगाया? ठीक है, कौन सा अनुमान लगाया भाई? वह आजाद हिंद फौज के सिपाही रहा होगा, ऐसा सोचा होगा। सेकंड, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा, ऐसा सोचा गया था। ठीक है, सी, वह पक्का देशभक्त रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा? पक्का देशभक्त, तो ऐसा सोचा था क्या भाई उन्होंने? ठीक है, वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, तो यही सोचा था, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, संस्कृति पाठ के आधार पर कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है, न संस्कृति, न परंपरा है और न रीति रिवाज, न आविष्कार है और न अनुसंधान, न खोज है और न प्रयोग। तो राइट आंसर है बेटा ए, न सभ्यता है और न संस्कृति। नेक्स्ट 9,
निम्नलिखित पठित गद्यांश मतलब आपकी किताब में बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है, किस तरह की मुस्कान बताई गई है बच्ची की, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है। मासूम और दूधिया दांतों को दिखाती, कठोर से कठोर व्यक्ति में भी कोमलता के भाव उत्पन्न कर देने वाली, निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह जगाने वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो भाई, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 9th है, तो है ना। तो इसमें जानते हैं, तो इसमें हो जाएगा बेटा आपका का खा गा सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, का खा गा सभी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है, कमल के पुष्पों से, शेफालिका के पुष्पों से, बांस के पुष्पों से, बबूल के पुष्पों से, ठीक है। तो राइट आंसर है बेटा क्या, कमल के पुष्पों से। किससे की है, कमल के पुष्पों से। नेक्स्ट, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है, नवजात शिशु की तुलना किससे की है, ठीक है। तो देखो भाई, है ना, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये है फिर से वही ए, कमल के पुष्पों से। नेक्स्ट, कवि को बच्चा अपरिचय की दृष्टि से एकटक देख रहा है, यह भाव काव्यांश की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, ठीक है। क्या हुआ यदि हो सबके सके परिचित न पहली बार, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, ठीक है। थर्ड, तो देखिए भाई, थर्ड का जो राइट आंसर है, तुम मुझे है पाए नहीं पहचान, ये राइट आंसर है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, उम्मीद। तो राइट आंसर है बेटा बी, वात्सल्य। क्या है, वात्सल्य। नेक्स्ट, शेफालिका के फूलों की क्या विशेषता होती है, तो राइट आंसर है बेटा इसका क्या, हल्की हवा से भी झरने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए, पहला है, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, तो राइट आंसर है बेटा डी, विनम्र स्वभाव बस स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं, ठीक। कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगतकार मुख्य गायक की सहायक किस रूप में नहीं करता, ठीक है। तो देखो बेटा, तो कवि के अनुमानों के आधार पर बताना है, अपने आधार पे नहीं बताना, कवि के अनुमानों के आधार पर, ठीक है। तो वो क्या नहीं करना चाहते थे, है ना, मुख्य गायक के बेटे के रूप में, है ना, ये राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपने, है ना, अभी 2023 में जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ उसकी आंसर की देखी हैं, ठीक है, अराउंड 40 मार्क्स की हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा और ये 100% करेक्ट हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए इस यहाँ से जो आंसर आपको मिलेंगे, जो मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पर, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए फायदेमंद था, आपने आंसर बॉक्स में कमेंट करके हमें, है ना, आपने जो आंसर है कितने मार्क्स आप पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो इसी तरह से बाकी सेट भी हम लेके आते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।